आज हम रेशियो एनालिसिस का टॉपिक पढ़ेंगे। बेटा ये रेशियो एनालिसिस जो है वो ए लेवल एंड ओ लेवल में सेम टॉपिक है। ए लेवल में जो है वो ए एस में थोड़ी सी ज़्यादा रेशियोज़ हैं, ओ लेवल में जो है वो कम है। ए एस में बेटा ये चैप्टर 23 है और ओ लेवल में चैप्टर 24 है। ओके बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, रेशियो एनालिसिस को ना फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस भी कहते हैं। ये फाइनेंशियल रेशियोज हम कब फाइंड आउट करते हैं? देखो बेटा, आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात कर रहे हो, ठीक है। याद रखें, जब भी आप रेशियोज कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादातर आपको जो सिचुएशन दी होती है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ही दी होती है। तो आपका एक कंपनी है जी, उसका ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2020 को और एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2020 को। तो जब ईयर एंड होता है तो कंपनी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। आपकी कंपनी ने इनकम स्टेटमेंट बनाई, आपकी कंपनी ने एसओएफपी बनाई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई। इनकम स्टेटमेंट जो है उससे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चलता है कि जो आपकी कंपनी है वो प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में चल रही है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का पता चलता है कि एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, कैपिटल कितना है। अब जब ये रेंट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करके आप कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बिज़नेस अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। आपने हमेशा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई कंपैरेटिव देखना होता है, कोई कंपैरेबल्स देखने होते हैं। तो जैसे अब ये वाली जो कंपनी है, ये अपनी इनकम स्टेटमेंट जो उसने 2020 को बनाई है ईयर एंड पे, उसको 2019 से कंपेयर कर सकती है। सिमिलरली एसएफपी को भी कंपेयर किया जा सकता है। इसी तरह बेटा ये वाली जो कंपनी है, ये अपनी 2020 की इनकम स्टेटमेंट को सिमिलर किसी और राइवल के साथ, जैसे पेप्सी जो है वो कोक कंपनी के साथ अपना कंपैरिजन कर सकती है। या आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है आप उसको अपने बजट से कंपेयर कर सकते हो, वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर्स ऑफ द बिजनेस होते हैं, दे आर वेरी कंसर्न्ड कि उन्होंने जो पैसा लगाया हुआ है कंपनी में, उससे कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। मैनेजर और डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी को कैसा चला रहे हैं। ठीक हो गया बेटा। तो फाइनेंशियल रेशियोज़ को हम इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना है, कंपेयर करना है और इंटरप्रेट करना है। याद रखें, एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से या उससे आपको कुछ नहीं पता चल सकता, ठीक है। आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमेशा कंपेयर करना होता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो उन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या मैथमेटिकल एनालिसिस जो हैं उसको हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं। देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें तो वो क्या कह रहा है, रेशियो एनालिसिस इज द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया बेटा। अब लाइन आइटम्स क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? देखो, जैसे मैं आपको इनकम स्टेटमेंट शो करता हूँ, ये कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है। तो देखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट एक लाइन आइटम है अगर आप देखें तो, ठीक है। इसी तरह जो सेल्स हैं वो एक लाइन आइटम है। और जब भी कंपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएगी या एसओएफपी बनाएगी तो सेम फॉर्मेट से बनाएगी। हमेशा सबसे पहली लाइन सेल्स की होगी, हमेशा कहीं बीच में एक ग्रॉस प्रॉफिट का लाइन आइटम भी होगा, हमेशा ऑपरेटिव एक्सपेंसेस का लाइन आइटम भी होगा। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लाइन आइटम्स को यूज़ करके मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं तो बेटा हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको फाइनेंशियल रेशियोज़ कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब फाइनेंशियल रेशियोज़ जो हैं वो आप वन लाइन आइटम का भी निकाल सकते हो, जैसे खाली ग्रॉस प्रॉफिट को पिछले साल के ग्रॉस प्रॉफिट से कंपेयर कर लो, या कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन आइटम्स का भी निकाल सकते हो। जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स पे डिवाइड करके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल लो, उसको फिर पिछले साल का भी निकाल लो और कंपेयर कर लो। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि जो रेशियोज़ जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इस साल की रेशियोज़ को पिछले साल की रेशियो से कंपेयर कर सकते हो विद इन द सेम कंपनी। फिर आप इस साल की रेशियोज़ को कंपेटिटर्स और राइवल से कंपेयर कर सकते हो। आप इस साल की रेशियोज़ को उसी साल के इंडस्ट्रियल एवरेज से कंपेयर कर सकते हो। आप इस साल की रेशियोज़ को अपने बजट्स एंड टारगेट से भी कंपेयर कर सकते हो। अब रेशियोज़ जब आप कैलकुलेट करते हो, कंपैरिजन करते हो, तो आपको क्या फ़ायदा होता है? आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कहाँ हैं। आप सेल ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपेंसेस ज़्यादा आप इनकर्ड कर रहे हो,
अगर आप सेल ज़्यादा हो रही हैं, आपकी स्ट्रेंथ है, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं, ये आपकी वीकनेस है। फिर बेटा रेशोज़ को कंपेयर करने से आपको कुछ अर्ली वार्निंग साइंस पता चल जाते हैं कि नहीं जी लिक्विडिटी तो ख़राब हो रही है, ये तो गलत है, शेयर की प्राइस गिर रही है वगैरह वगैरह। तो रेशो एनालिसिस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन होता है, फिर पता चलता है कि हमारे कौन कौन से पोटेंशियल एरियाज़ जो हैं वो डिटेरिएट हो रहे हैं, ताकि मैनेजमेंट उसको बेटर कर सके फ्यूचर में। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं याद रखें वो डिफ़िकल्ट होती हैं रीड करना, और उनको इंटरप्रेट करना भी मुश्किल होता है अगर हम रेशोज़ ना निकालें तो। ठीक है, फिर याद रखिए रेशो एनालिसिस जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी कंपनी को फाइनेंशियली असेस करने का। रेशियोज़ आप कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर एक जो पोटेंशियल स्टेक होल्डर है वो उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जाता है। याद रखें रेशियो एनालिसिस सिर्फ शेयर होल्डर्स या ओनर्स नहीं यूज़ करेंगे। रेशियो एनालिसिस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का होता है, उससे बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ कनेक्टेड होती हैं, जैसे बैंक्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं, पब्लिक एट लार्ज है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये सब लोग उससे कनेक्टेड होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब भी बनती हैं तो उससे अगला कहाँ स्टेप होता है जी, चलो जी रेशोज़ निकालो, पता चले कि इस साल परफॉर्मेंस कैसी रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, एज़ कम्पेयर टू राइवल्स, एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल एवरेज। ओके, अब बेटा ये कुछ रेशोज़ हैं जो हमने कैलकुलेट करनी है। ओ लेवल में भी ये कुछ हैं, कुछ हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं, कुछ लिक्विडिटी रेशोज़ हैं, कुछ एफिशिएंसी रेशो हैं, कुछ गियरिंग है, कुछ इन्वेस्टर्स हैं। जो इन्वेस्टर रेशोज़ हैं और ये जो गियरिंग रेशोज़ हैं बेटा ये A2 में है। तो आप AS और O लेवल वाले बच्चे जो हैं ये 1, 2 एंड 3, ये पहली 3 रेशोज़ जो हैं बस इन्हीं में से कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे टोटल 23 होती हैं, ये AS और A2 को मिला के 23 होती हैं। चलिए बेटा, अब उसमें सबसे पहले जो हमारे पास एरिया आ रहा है रेशोज़ का वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ आ रही है। आपको पता है बेटा जो प्रॉफिट होता है वो किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है, ब्लड होता है। याद रखें अगर एक बिज़नेस ने शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करना है तो उसे कैश की ज़रूरत होती है, लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर एक बिज़नेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना चाहता है तो उसे प्रॉफिट कमाना है और प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है हर साल। शॉर्ट टर्म में कैश होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ जो हैं डेफिनेटली वो हम इनकम स्टेटमेंट के लाइन आइटम्स को यूज़ करके हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है वगैरह वगैरह। ठीक है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हैं। जी बेटा, अब इसमें हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में पहली रेशो आ रही है डेट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसका फार्मूला देख लें, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट सेल्स निकालने अगर आपको ज़रूरत हो तो आप नेट सेल्स कैसे निकाल सकते हो, सेल्स में से बेटा सेल्स रिटर्न लेस करेंगे तो आपके पास नेट सेल्स आ जाएंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको क्या बताता है, लेट्स से देखो अगर आपने $100 की सेल्स की हैं नेट सेल्स और आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 35%, तो इसका मतलब ये है कि जो $100 हमने कमाए हैं ना, $100 की जो हमने सेल की है उसमें से $35 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, और आप ये भी कह सकते हो कि $65 हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करेगा। एक ज्वेलर जो है उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होगा, 40%, 50%। लेकिन एक ग्रॉसरी स्टोर जो है उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा होगा, 4%, 5%। तो आपने जब कंपैरिजन करना है तो एक ग्रॉसरी स्टोर को एक ग्रॉसरी स्टोर से ही कंपेयर करना है। जैसे आप इटालियन मॉल के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को सेव मार्ट के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से कंपेयर करेंगे। सेम इज़ द केस फॉर ज्वेलर। ठीक है जी, ओके। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तब बढ़ेगा बेटा जब आप अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे या जब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होंगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कम होती हैं, जब आप मटेरियल बल्क में ख़रीदते हो, लेबर को कम वेजेस देते हो, एक्सपेंस और बाकी जो अदर ओवरहेड्स उन्हें कंट्रोल करते हो। चलिए बेटा, अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 1 है हमारे पास। अब ये 2017 एंड 16 ये 2 सालों का आपको दिया। याद रखें पेपर में आपको नॉर्मली 1 साल का ही निकालना होता है और 1 साल का कैलकुलेट करके दिया होता है। तो लेकिन हम यहाँ पे दोनों सालों का निकालेंगे ताकि हमें ज़रा समझने में आसानी। तो बेटा अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है 2017 के लिए। तो मुझे क्या चाहिए बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए।
तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है 2017 का, तो मैं नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा माइनस करूँगा पहले। तो 40,000 माइनस 30,000, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय फिर नेट सेल्स, तो वो 40,000 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता था, इसलिए मैंने नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले माइनस किया। तो बेटा ये सब करने के बाद मैं जब देखता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है डेट इज़ 25% आ रहा है। इसी तरह 2016 जो है उसका भी बेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 31,000 है हमारी नेट सेल्स और हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं 25,000 और दोबारा नेट सेल्स हैं 31,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा ये हमारे पास ये इसका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका भी आ जाएगा। तो 2016 का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 19.35%। सो अगर आप देखें तो 2017 इज़ मच बेटर देन 2016। क्या रीज़न हुई होगी? 2016 में 19.35% था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जबकि 17 में आ गया 25%। इट मीन्स कि 2017 में आपने अपनी सेलिंग प्राइस को ज़्यादा रखा, आपने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंट्रोल किया, बल्क में मटेरियल ख़रीदा, प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज किया, ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जिनमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा था। ओके बेटा आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास बिल एंड जिम। अब देखो ये राइवल बिजनेसेस आ गए हैं, बिल एंड जिम दो मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, उनको आप कंपेयर कर रहे हो। तो अगेन हमने कैलकुलेट क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है बिल एंड जिम, ठीक है, इसको आप ठीक कर लें, बिल एंड जिम। ओके सो अगर आप देखो तो आई नीड ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए देखो अब ये सेल्स अलग दी हुई हैं, सेल्स रिटर्न दी हुई हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई। तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो मैं 90,000 में से बेटा 12,000 भी माइनस कर देता हूँ और 57,000 भी माइनस कर देता हूँ। दिस विल गिव मी ग्रॉस प्रॉफिट और उसको नेट सेल्स पे ही डिवाइड करता हूँ। तो नेट सेल्स मेरी बेटा ऐसे कैलकुलेट होगी, सेल्स में से मैं सेल्स रिटर्न माइनस कर दूँगा जी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये सिचुएशन कुछ है हमारे पास कि ऊपर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ऐसे और नीचे नेट सेल्स आ जाएंगी इस तरह। ओके तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट्स आ रही हैं बड़ी बड़ी अमाउंट्स, वो क्या आ रही हैं। तो 21,000 जो है वो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है और नेट सेल्स जो हैं हमारे पास वो आ रही हैं जी 90,000 में से आप 12,000 माइनस कर लें तो 78,000 की आ रही हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके जी, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर बनता है। 21,000 डिवाइडेड बाय 78 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 26.9% इसका आंसर आ रहा है, 26.92%। याद रखें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ना है कि आपने जो रेशो का आंसर निकालना है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 26.92% तक आ रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है। अच्छा जी, अब हम इसी तरह जिम जो है उसका भी जो है वो निकाल लेते हैं जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन अगर आप देखो तो मुझे नेट सेल्स पहले निकालनी है। तो 104,000 इसमें से मैं लेस कर दूंगा 15,000, तो ये नेट सेल्स आ जाएंगी। फिर उसमें से मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स भी निकाल दूंगा, तो ये आ जाएंगी आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। डिवाइड मैंने करना है इसको नेट सेल्स पे ही, तो 104,000 में से बेटा मैंने माइनस करना होगा 15,000, फिर फर्दर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, ठीक है। ओके तो इफ़ वी सी हमारे पास जो बड़ी बड़ी अमाउंट्स बनती हैं वो क्या बन रही हैं जी। तो अगर आप देखें तो ऊपर वाली अमाउंट हमारे पास आती है 25,000, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और अगर हम नेट सेल्स को देखें तो 104 में से हम 15 निकाल देंगे, तो 89,000 जो है वो बेटा मेरी नेट सेल्स आ गई है। फर्दर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो इक्वल कर देंगे, तो 25 डिवाइडेड बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो तकरीबन 28.09% आ रहा है। सो बेटा तो बिल जो है उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 26.92% और जिम का है 28.09%। तो हु इज़ गोइंग गुड, किसका ट्रेडिंग रिजल्ट बेहतर है? तो जिम जो है वो बेटर ट्रेड कर रहा है जी, जिम जो है वो बेटर ट्रेड कर रहा है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है
वो बिल के मुकाबले में 1% या मोर देन 1% ज़्यादा है। आगे चलते हैं। अब ये कुछ बातें लिखी हुई हैं कि हमने कैसे जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को इम्प्रूव करना है, ये आप खुद पढ़ सकते हो, और इसकी लो रीजंस भी हैं क्योंकि मैं साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ उनको। ओके बेटा, एक रेशो हमने पढ़ ली है, वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। देखो, अब ये मार्कअप है, याद रखो जब भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप कैलकुलेट करना हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिनोमिनेटर होता है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका डिनोमिनेटर होगा, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट ही लेंगे, डिवाइड कॉस्ट ऑफ सेल्स भी करेंगे। अगेन अगर आपका आंसर 20% आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी $100 की कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो उसमें से $20, तो उसका $20 आप ग्रॉस प्रॉफिट कमा लोगे, ठीक है? इस तरह है। अब वही एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 वाली जो सिचुएशंस हैं वो हमने उसी तरह सॉल्व करनी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? सो अगर हम देखें तो एग्जाम्पल 1, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 2017 एंड 16 वाली एग्जाम्पल थी, ये वाली, ठीक है? इसमें अगर आप देखें तो ये ऊपर वाली वैल्यू वही रहेगी, ग्रॉस प्रॉफिट वाली, यहाँ की और यहाँ की, ये दोनों ग्रॉस प्रॉफिट हैं। लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो नेट सेल्स भी नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे करेंगे। तो मैंने ये अपने पास लिखा हुआ है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। तो बेटा 40,000 हमारी जो हैं वो नेट सेल्स थी, 30,000 हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, और फिर 30,000 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये, ठीक है जी? तो ये सब करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो 33.33% आ जाता है, ठीक है? 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने जाना है, पेपर में भी इसी तरह होता है। 2016 में अगर आप आ जाओ तो 31,000 की बेटा आपके पास नेट सेल्स थी और 25,000 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी। फिर 25,000 पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अच्छा, इससे फिर आपका जो आंसर आएगा वो 24% आएगा, एग्जैक्ट 24% आ रहा है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना अगर आप चाहें तो आप इसके आगे इस तरह लिख लें। ओके जी, तो अगर आप देखो तो 2017 में जो ग्रॉस प्रॉफिट एज अ मार्कअप है वो ज़्यादा है, ठीक है? तो आप कह सकते हो कि 2017 बेहतर है। अच्छा, एग्जाम्पल 2 में आ जाओ, जो बिल एंड जिम वाला क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखो तो आपके पास जो सेल्स आ रही थी 90,000 की थी, सेल्स रिटर्न थी 12,000 की, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स थी बेटा आपके पास 57,000 की। इसको डिवाइड करेंगे फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये सब करने के बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 21,000, और जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है दैट इज़ 57,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके बेटा, तो जब हम ये सब लिख लेते हैं तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 36.84% ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप आ गया बिल का। इसी तरह अब हम जिम का कैलकुलेट कर लेंगे, 104,000 माइनस 15,000, ये सेल्स थी, इसमें से सेल्स रिटर्न निकाल दी हैं और इसमें से अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लें, डिवाइडेड बाय 64,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया जी। तो अब अगर आप देखें तो 25,000 जो है उसको डिवाइड करें आप 64,000 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 25,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है और 64,000 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो इफ़ वी सी हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 39.06% बनेगा, 2 डेसिमल प्लेसेस था। तो जिम जो है जी वो बेहतर जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो जिम जो है उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बेहतर था और जिम का ही ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप भी बेहतर है, ये आपके पास आ गया, ठीक है जी? ओके, वी आर गुड टू गो। 2 रेशोज हमने पढ़ ली हैं। अब हम तीसरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। याद रखें, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं, इसको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। ये कंपनीज में होता है, जब हम इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिव एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं इंटरेस्ट और टैक्स से पहले, जो प्रॉफिट आ रहा होता है दैट इज़ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको आप नेट सेल्स पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब डेफिनेटली ये जो रेशो है ये किसकी वजह से इफेक्ट होगी? पहले तो वो ग्रॉस प्रॉफिट से इफेक्ट होगी। देखो, ऊपर से ग्रॉस प्रॉफिट ही अगर कम आ रहा है तो फिर ये रेशो इफेक्ट होगी। फिर बीच में अगर आपके ऑपरेटिव एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, एडवर्टाइजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये ज़्यादा हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब डॉलेंस कंपनी है जी, एग्जाम्पल 3A है।
अब कहते हैं जी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें 2017 के लिए और 2016 के लिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सेम कंपनी है, आप इसका इंटरनल कंपैरिजन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के साथ। तो मुझे पहले क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। में फार्मूला देखो लिखा है मैंने, इसी फार्मूले को आपने याद करना है और इसी को अप्लाई करना है। ओके जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मुझे चाहिए। तो अगर आप देखो तो मैं अगर ये जो कॉलम्स मैंने हाईलाइट की हैं इधर से मुझे जो है ना वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाएगा। नेट सेल्स में से मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करूँगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, फिर ऑपरेटिव एक्सपेंसेस भी माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। सो वी हैव 40,000 ऑफ नेट सेल्स, उसमें से 24,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें और फिर 10,000 की ऑपरेटिव एक्सपेंसेस भी बेटा माइनस कर दें, फिर डिवाइड करेंगे नेट सेल्स पे। तो नेट सेल्स जो हैं आपके पास वो 40,000 ही हैं, ठीक है, और फर्दर जो है ये 100 से मल्टीप्लाई भी हो। ओके, सो अगर हम देखें तो ये प्लस माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट बचती है बेटा वो 6,000 की बचती है। मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 6,000, नेट सेल्स हैं 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी। तो इसका प्रॉफिट मार्जिन बेटा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मार्जिन जो है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% आ रहा है। 2017 का निकाला है, अब हम 16 का निकालेंगे, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 32,400 नेट सेल्स हैं, इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाले 19,500 की, और फिर उसमें से आप लेस करें ऑपरेटिव एक्सपेंसेस 8,500 के, फिर डिवाइड करें इसको नेट सेल्स पे, तो वो 32,400 की हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये प्लस माइनस करके हमारे पास बेटा 4,400 का जो है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ रहा है। 32,400 आपकी नेट सेल्स है मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखें नेट सेल्स ही हर जगह यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो नेट सेल्स का क्या मतलब होता है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न निकाल के जो वैल्यू आती है नेट सेल्स होती है। तो 13.58% जो है वो हमारा इधर आ जाता है। सो इफ़ वी सी 2017 जो है इट इज़ गोइंग मच बेटर। इसमें आपका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो 15% है एज़ कम्पेयर टू 2016 जिसमें 13.58% है। इसकी क्या रीज़न हुई होगी, इसकी बेटा एक रीज़न तो ग्रॉस प्रॉफिट हो सकती है कि जो 2017 है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट देखो ज़्यादा है, 2017 में आपने ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है, 2017 में आपने सेल ज़्यादा की हैं वगैरह वगैरह, ये इसकी रीज़न होती है। चलें बेटा आगे चलते हैं। 3 रेशोज़ हमने पढ़ लिए हैं, अब चौथी रेशो में आ जाते हैं। इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन को खाली प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं, ठीक है। फॉर कंपनीज़ हमने क्या करना होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर लेना होगा, उसको नेट सेल्स पे डिवाइड करना होगा मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट फॉर द ईयर को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं और डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इसका मतलब ये होगा बेटा अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन आया है 12%, तो इट मीन्स कि अगर आपने $100 की सेल की है तो $100 में से $12 आपको नेट प्रॉफिट बच गया है जी, टेक होम प्रॉफिट है जी, जेब में जाएगा आपके, ठीक है जी। ओके, अब अगेन जिन चीज़ों से आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इफेक्ट हो रहा था उन्हीं चीज़ों से आपका जो है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इफेक्ट होगा, बट उसमें कुछ चीज़ें, 2 चीज़ें और आ जाएंगी। एक आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस नया आ गया जो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद माइनस करते हैं हम, फाइनेंस कॉस्ट जिसे कहते हैं, और टैक्स भी हमने माइनस करना है। तो बेटा ये 2 एक्सपेंसेस जो हैं ये आपके प्रॉफिट फॉर द ईयर को स्क्वीज़ कर देंगे। इंटरेस्ट अगर ज़्यादा देना पड़ गया, लेट से जी पिछले साल 1 मिलियन का लोन था, इस साल आपने 2 मिलियन का लोन और ले लिया है तो अब ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, इससे फिर आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर कम होता जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगेन वही कंपनी आ गई है, अब डॉलेंस कंपनी उसी तरह है। अब हमने प्रॉफिट मार्जिन जो है वो निकालना है। प्रॉफिट मार्जिन के लिए मुझे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर चाहिए। तो बेटा मैं नेट सेल्स लूँगा 40,000 की, कॉस्ट ऑफ सेल्स उसमें से माइनस करूँगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिव एक्सपेंसेस माइनस करूँगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, 2,000 इंटरेस्ट माइनस करूँगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, और कॉर्पोरेशन टैक्स माइनस करूँगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो मुझे 40,000 में से ये सारी जो है ना वैल्यूज़ माइनस करनी है। तो 40,000 में से बेटा मैं क्या क्या माइनस कर रहा हूँ, 24,000 माइनस कर रहा हूँ,
अच्छा जी, 10,000 माइनस कर रहा हूँ, 2,000 माइनस कर रहा हूँ और 3,000 माइनस कर रहा हूँ। तो ये इस तरह करने से मेरे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ मेरे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या आता है जी। तो मेरे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर जो बेटा आ रहा है डैट इज़ 1,000। अगर मैं फार्मूला में देखूँ तो प्रॉफिट फॉर द ईयर को मैंने नेट सेल्स पे डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब देखते हैं जी कि क्या आता है। तो नेट सेल्स, देखो नेट सेल्स हमारे पास 40,000 की दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो अब ये मेरी रेशो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं पता था, वो निकाल लिया मैंने। ओके, तो 1000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100, तो ये 2.5% मार्जिन बनता है जी। प्रॉफिट मार्जिन 2.5% है। 2016 में भी इसी तरह बेटा पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालेंगे ना। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 32,400 लूँगा, उसमें से माइनस करूँगा 19,500, फिर माइनस करूँगा 8,500, फिर माइनस करूँगा 1,500 और फिर माइनस करूँगा 2,640। तो ये सब करने के बाद मेरे पास जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है वो $260 आता है, बहुत कम, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स हैं 32,400 और फर्दर आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। सो इफ़ वी सी हमारे पास जो 2016 है इसका आंसर आ रहा है 0.8%। ओह, दिस इज़ वेरी लो। इसका मतलब है कि 2017 इज़ मच बेटर देन 2016, ऑल्दो 2.5% जो है वो बहुत कम है। देखो ये डॉलेंस कंपनी जो है ये अगर अपनी इंडस्ट्रियल एवरेज से इसे कंपेयर करें तो पता चलेगा कि 2.5% बेहतर है या नहीं। जैसे डॉलेंस कंपनी अगर 2.5% कमा रही है और इंडस्ट्रियल एवरेज 4% है, तो इसका मतलब है कि डॉलेंस कंपनी को कुछ और एफर्ट करनी चाहिए ताकि उसका प्रॉफिट फॉर द ईयर कुछ इम्प्रूव हो सके। ओके बेटा, तो ये हमने कौन सी रेशो निकाली, नेट प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, इसी तरह बेटा अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 4 में। एग्जाम्पल 4 देखें जी, क्या कहती है आपको कि आपके पास दो कंपनीज़ हैं, एस है और टी है। इन दोनों का आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। ठीक है, इसको ज़रा ठीक कर लें, एस का और टी का हमने प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। डन। अच्छा जी, सो प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। देखो यहाँ पे हमें क्रेडिट सेल्स भी दी हुई है और कैश सेल्स भी दी हुई है। तो आपने डरना नहीं है, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स ऐड कर दें तो टोटल सेल्स आ जाती हैं, और अगर सेल्स रिटर्न दिया हो तो वो माइनस कर दें तो नेट सेल्स आ जाएंगी। सेल्स रिटर्न अगर ना दिया हो तो टोटल सेल्स ही नेट सेल्स होती हैं। अच्छा बेटा, तो अब हमने क्या निकालना होगा, प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। तो ये देखो 95,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं, ये इंटरेस्ट है, ये कॉर्पोरेशन टैक्स है। तो हम पहली दो वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो टोटल सेल्स बन जाएगी, बाकी सब माइनस कर देंगे। तो फॉर द कंपनी एस, तो हमारे पास 80,000 है क्या क्रेडिट सेल्स, उसमें 45,000 बेटा कैश सेल्स ऐड करें, 95,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें, 23,000 के ऑपरेटिव एक्सपेंसेस माइनस करें, 4,000 का इंटरेस्ट माइनस करें और 1,000 का टैक्स भी माइनस कर दें। तो हमारे पास जो प्रॉफिट फॉर द ईयर बेटा आता है वो आता है 2,000, बहुत कम है। बहरहाल इसी तरह अब जब हम आगे जाएंगे बेटा तो 2,000 जो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर है उसको डिवाइड करेंगे हम सेल्स पे। तो सेल्स देखो ये शुरू की वैल्यूज़ हैं 80,000 प्लस 45,000। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 125,000 की टोटल सेल्स बनती है, मल्टीप्लाई बाय 100। डन। तो हमारे पास बेटा इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 1.6%। एस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है 1.6%। टी कंपनी का बेटा पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालेंगे। तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स हैं 84,000, उसमें प्लस करेंगे कैश सेल्स 60,000 की, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे 112,000, फिर ऑपरेटिव एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और फिर इंटरेस्ट माइनस करेंगे और फिर टैक्स भी माइनस करेंगे। ये करने से आपके पास जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है वो 6170 आ रहा है। फिर 610 प्रॉफिट फॉर द ईयर है और 6170 को बेटा नेट सेल्स पे डिवाइड करना है। तो नेट सेल्स हमारी टोटल सेल्स है यहाँ पे, क्योंकि सेल्स रिटर्न मैंने नहीं दी हुई। तो 80,000 और 60,000 को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे टोटल सेल्स पता चल जाएंगी 144,000। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देंगे। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है जी।
आंसर आ रहा है बेटा 4.28%। ओह, तो इट मीन्स कि टी कंपनी जो है वो मच बेटर परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बट एक प्रॉब्लम है, टी कंपनी का जो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन आया बेटा वो 4.28% आया, जबकि इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो तो 8% है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एस और टी को कंपेयर करें तो टी बेटर परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन अगर हम टी को इंडस्ट्री एज अ होल की एवरेज से कंपेयर करें तो वो अंडर परफॉर्म कर रही है। इंडस्ट्रियल एवरेज उससे तकरीबन डबल है। तो टी को चाहिए कि वो ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करे, कॉस्ट को कंट्रोल करे, प्रमोशन अच्छी करे, सेलिंग प्राइस बढ़ाए, ताकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हो सके। ओके बेटा, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वो सब चीज़ें दोबारा से लिखी गई हैं। याद रखें कि आपने खाली रेशियोज़ को कैलकुलेट नहीं करना होता, रेशियोज़ को कैलकुलेट करके परसेंटेजेस नहीं बतानी होती, बल्कि आपने उन पे कमेंट करना होता है। आपने उसका रीज़न बताना होता है कि ये रेशो क्यों कम आई है जी, ये रेशो क्यों ज़्यादा आई है, तो उसके पॉसिबल रीज़न बताने होते हैं। आप ऐसे आंसर लिखोगे, इट कुड बी ड्यू टू दिस, इट कुड बी ड्यू टू डैट। तो इस तरह का आपने सोल्यूशन लिखना होता है, ठीक है। और आपने वेज टू इम्प्रूव भी बताने होते हैं। वेज टू इम्प्रूव आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मैं साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ थी। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो लिक्विडिटी रेशोज़ और एफिशिएंसी रेशो की होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।